नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डिसाइड्स, मैं हूं अजीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के जापान दौरे पर पहुंच चुके हैं। जापान दौरे के पहले दिन मोदी की मौजूदगी में क्योटो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके जरिए काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित किया जाना है। दौरे की शुरुआत सांस्कृतिक समझौते से करने के पीछे दरअसल मकसद जापान से उन नजदीकियों और उन रिश्तों को एक नई गर्माहट देना है, जिसके चलते अतीत में भारत जापान के रिश्तों की परिभाषा बुनी गई थी और जो वक्त की थपेड़े खाकर बाद में ठंडी भी पड़ गई। लेकिन अब एक नई शुरुआत का वक्त है, जिसके लिए मोदी की लुक ईस्ट पॉलिसी का पड़ाव भूटान, नेपाल के बाद अब जापान बना है। अब समझना यह जरूरी है कि आखिर जापान से रिश्तों के मायने भारत के लिए क्या है और एशिया में संतुलन के लिए जापान भारत के बेहतर रिश्ते जरूरी क्यों हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। मोदी के जापान दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। खासकर पश्चिमी देशों के साथ साथ एशियाई देश भी इस दौरे के नतीजों पर निगाह रखेंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि जापान भारत का रिश्ता सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर ही नहीं बल्कि सामरिक लिहाज से भी एशिया का शक्ति संतुलन प्रभावित करने वाला है। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के एजेंडे में सबसे ऊपर है मिशन ईस्ट, जिसकी शुरुआत भूटान से हुई थी और अब ये नेपाल के रास्ते जापान तक पहुंच चुकी है, जहां रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ने की जमीन बना है क्योटो, जहां हुआ समझौता काशी की तस्वीर बदलने वाला है। काफी हद तक काशी जैसा स्वरूप, संस्कृति और जीवन शैली रखने वाले क्योटो की तर्ज पर काशी के विकास का एजेंडा तय हो चुका है। Kyoto is also the place where there is a confluence of Indian and Japanese civilizational heritage, and that is through Buddhism. You are also aware that the Prime Minister is keen on focusing on rejuvenating Indian cities. दरअसल मोदी की ये 5 दिन की यात्रा खास है। खास इसलिए क्योंकि लंबे वक्त बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने जापान को रणनीतिक, कूटनीतिक Focusing on rejuvenating Indian cities. दरअसल मोदी की ये 5 दिन की यात्रा खास है। खास इसलिए क्योंकि लंबे वक्त बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने जापान को रणनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर इतनी ज्यादा अहमियत दी है। जाहिर है रिश्तों के मामले में बेहद संजीदा जापानियों ने भी मोदी की इस पहल का दिल खोलकर स्वागत किया है, वरना ऐसा कब हुआ है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने खुद जापान के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। वैसे जापान की यात्रा को लेकर मोदी के एजेंडे कम नहीं है। इनकी एक लंबी फहरिस्त है, जिसके जरिए पीएम दोनों देशों के रिश्तों में न केवल गर्माहट लाना चाहते हैं बल्कि एक दूसरे के सहयोग का रास्ता पीढ़ियों तक के लिए खोलना चाहते हैं। जरा नजर डालते हैं मोदी के जापान दौरे के एजेंडे पर। मोदी के इस दौरे में आर्थिक समझौते, रक्षा समझौते, असैन्य परमाणु समझौते और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर समझौते हो सकते हैं। वहीं भारत में 100 स्मार्ट सिटी के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए भी कई समझौते मुमकिन हैं। इस बीच 1 सितंबर को टोक्यो में शिखर बैठक भी होनी है, जिसमें दोनों पक्ष सामरिक और वैश्विक भागीदारी पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का मुद्दा भी चर्चा में खास रहेगा। तो वहीं 85 बिलियन डॉलर के व्यापारिक समझौते भी हो सकते हैं, जिसके लिए भारत से कारोबारियों और अर्थशास्त्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी जापान गया है। इसके अलावा 15 जहाजों की डील हो सकती है, जिसमें 3 की खरीद और 12 का निर्माण होना है। वहीं भारत जापान की नौसेना के संयुक्त अभ्यास का फैसला भी हो सकता है। तो वहीं रक्षा क्षेत्र में समझौता भी अहम होगा। भारत को कई बड़ी योजनाओं के लिए जापान के सहयोग की जरूरत है। दरअसल दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। जापान में अगर संपन्नता और तकनीकी सामर्थ्य है, तो वहीं भारत में प्राकृतिक संसाधन, यानी दोनों के हित एक दूसरे पर टिके हुए हैं। वहीं रक्षा मामलों में अगर दोनों देशों के बीच बड़े समझौते होते हैं, तो भारत की सुरक्षा खासकर चीन को ध्यान में रखते हुए ये अहम होगा। इसकी वजह भी है, एशिया में चीन की बढ़ती हेकड़ी भारत और जापान को ज्यादा करीब लाती है। भारत अगर चीनी सैनिकों की घुसपैठ से परेशान है, तो वहीं जापान के कई द्वीपों पर चीनी नौसेना की दखलंदाजी होती है। वहीं भूटान भारत और चीन के बीच बफर स्टेट है, जिसकी सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी भारत की है, जहां मोदी पहले ही जा चुके हैं। वहीं दूसरा पड़ोसी नेपाल है, जहां चीनी असर को देर से ही सही भारत कम कर रहा है। ऊपर से अगर जापान से सैनिक समझौता होता है, तो चीन की हेकड़ी निकल सकती है। ये है कि एशिया के महाद्वीप में चीन जो है उभर के एक बहुत बड़ा शक्ति बन रहा है, और अगर हम चाहते हैं कि एशिया में एक प्रकार की सामरिक संतुलन हो, तो ये बहुत जरूरी है कि भारत और जापान
अपनी अपनी जो क्षमताएं हैं, जो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर जिसको कहते हैं, उसको और मजबूत करें। यानी हर लिहाज से पीएम का जापान दौरा अहम है। काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा की शुरुआत जापान के ऐतिहासिक शहर क्योटो से करके जापानियों के दिलों को छू लिया है। साफ है 5 दिनों के दौरे में बहुत कुछ साधा जाएगा और इस मुहिम की शुरुआत बेहतर तरीके से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल भारत और जापान के बीच काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं और इस समझौते पर भारतीय राजदूत और क्योटो के मेयर ने दस्तखत किए हैं। इस दौरान खुद पीएम भी वहां मौजूद रहे। दरअसल क्योटो और काशी में काफी समानताएं हैं। जापान में क्योटो शहर काफी पुराना है, ऐतिहासिक है, तो काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी मानी जाती है। क्योटो शहर 3 नदियों उजिगावा, कस्तूरगावा और कामोगावा से घिरा हुआ है, जबकि वाराणसी गंगा, वरुणा और अस्सी नदी के बीच में बसी हुई है। क्योटो में भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, तो काशी के सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। खास तो यह है कि यूनेस्को ने क्योटो की प्राचीनता को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, तो इधर काशी को इस सूची में शामिल करने की आवाज उठी है। ये तो हुई सांस्कृतिक समानता है। जीवन शैली और हस्तशिल्प के मामले में भी दोनों शहर काफी करीब हैं। काशी में रेशम उद्योग है, तो क्योटो में भी रेशमी कपड़ों का कारोबार होता है। काशी और क्योटो दोनों जगहों पर कसीदाकारी होती है। दोनों जगहों पर चीनी मिट्टी के बर्तन, खिलौने और पंखे बनाए जाते हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर पंकज झा और जापान मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर शमशाद खान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, पहले भूटान, फिर नेपाल और फिर जापान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारत क्या दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को और खासतौर पर अमेरिका को या फिर चीन को? देखिए, एक तरीके से यदि आप देखेंगे नेपाल, भूटान और हाल ही फिलहाल में जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर म्यांमार भी गई थी, और अब जापान, ये दिखाता है कि भारत भी एक तरीके से चाइना को इनसर्कल कर सकता है और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर फ्यूचर में मंगोलिया और सेंट्रल एशिया जैसे देशों को मोदी या सुषमा स्वराज विजिट करती हैं। इससे ये भी जताया जा रहा है कि जो हमारी पैसिव नीति थी वो आजकल ज्यादा एक्टिव हो गई है और हम पीस और सिक्योरिटी के मामले में जो भी देश है जो कि आहत हैं चाइना की जितनी भी गतिविधियां हैं उनके साथ हाथ मिलाने को हम तैयार हैं। ये एक भारत का नया रूप है, एक नई पॉलिसी है और ये पॉलिसी जो है एक तरह से सार्थक भी है और इसमें कई दूरगामी इसमें प्रभाव होगा भारतीय फॉरेन पॉलिसी को अगर आप देखें तो इस तरह से। जी शमशाद जी, जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़कर ये बताया जा रहा है कि शिंजो आबे वहां पर जापान के प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वागत किया है नरेंद्र मोदी का, खुद आए उनके स्वागत के लिए, उनकी अगुवाई के लिए। ये क्या दर्शाता है? वहां जापान के जो लोग हैं, वहां की जो संस्कृति है, उसमें इसे किस तरीके से देखा जाता है? कितना महत्व है इसका? देखिए, ऐसे मौके आते रहे हैं विदेश नीतियों में और संबंधों में कि जब किसी देश को खास स्थान देना होता है तो प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है। इससे पहले जब हिंदुस्तान में भी कई नेता आते रहे हैं तो ऐसा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐसा करते रहे हैं। तो जापान ने भी कहीं न कहीं मोदी को जो क्योटो जाकर स्वागत किया और उनके प्रधानमंत्री शिंजो आबे वहां तक गए, तो ये दर्शाना था कि जापान के लिए भारत अब एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अगर इसे देखें, पिछले जापान के जो शहंशाह थे, एम्परर थे, जो हिंदुस्तान आए थे, उस वक्त भी उन्होंने, ऐसा बहुत कम मौका होता है जब जापान अपने एम्परर को राजनयिक रिश्ते बनाने के लिए भेजता है। 2-3 मौके ही ऐसे आए हैं। तो जब कोई भी कंट्री के लिए जापान इतना महत्व हो जाता है तभी वो अपने एम्परर को वहां भेजते हैं। तो ये समझें कि एक रेसिप्रोकेशन था कि उन्होंने अपने यहाँ जितना महत्व भारत दे रहा है जापान को, उससे कहीं ज्यादा महत्व जापान भी दे रहा है भारत को, और ये दोनों देशों के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। डॉक्टर पंकज, कई मामले हैं, सामरिक हैं, तकनीकी हैं, आर्थिक पक्ष है, इन सब पर समझौते होंगे, बहुत सारी बातें सामने आएंगी। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है भारत और जापान के बीच? देखिए, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। एक तो न्यूक्लियर
डील जिसमें कि जो न्यूक्लियर साजो सामान है वो जापान आगे बढ़ के मुहैया करवाता है उसके रिगार्डिंग। और दूसरा डिफेंस, क्योंकि आज भी माना जा रहा है कि जापान की जो डिफेंस तकनीक है वो काफी अच्छी है, काफी उन्नत है। इनफैक्ट कुछ चीजों को लेके अगर आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर की बात करें तो जापान सबसे आगे है। आज की डेट में अगर चाइना और जापान के बीच में कुछ भी नौसैनिक टाइप कुछ भी होता है तो उसमें जापान चाइना को बुरी तरह से परास्त कर देगा। और साथ ही साथ जापानीज जो टेक्नोलॉजी है, चाहे मैरीटाइम सर्विलेंस की बात कर लीजिए या डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर लीजिए, वो सबसे उन्नत चीजें हैं। और एक चीज आपको खासतौर पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारत और जापान मैत्री के संबंध रखते हैं, सौदागर के नहीं। अब उसके कंपैरिजन में अगर यूएस को देखें तो वो सौदागर वाला रवैया अपनाता रहा है। चाइना को देखिए तो उसके ऊपर में कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं वो किस तरीके से अपनी पॉलिसी को इंडिया के तरफ मोड़े और किस तरीके से वो इसे देखे। तो जापान एकमात्र हमारा देश है जिससे के पास वो सारे साजो सामान, सारी तकनीक उपलब्ध है जिसको कि हम हाथ बढ़ा के उनसे मांग सकते हैं और वो बेहिचक हमको वो प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। यानी इस लिहाज से देखें तो सांस्कृतिक जो समझौते हैं, सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे के करीब आना है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आज तक भी देखा गया कि जितने भी जापानीज टूरिस्ट हैं आमतौर पे जो बोध गया है या काशी है, इन सारी जगहों पे आते हैं और उनको काफी अच्छा लगता है कि वो जो धरोहर है, जो बुद्धिस्ट की धरोहर है, वहां पे आके आते हैं। लेकिन उनको कई तरह से वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जाती जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। इस मामले में भारत को कुछ आगे बढ़ के कुछ करना होगा जिससे कि लगे कि जापानीज टूरिस्ट जो भी आते हैं उनको लगे कि हाँ, भारत भी हमारा अच्छे तरीके से स्वागत करता है। और सांस्कृतिक रूप में आपको और कुछ चीजें देखनी होंगी कि किस तरह से आप वीजा मुहैया करवाते हैं। हाल फिलहाल में पिछले साल से ये जो वीजा प्रक्रिया है वो काफी इजी की गई है और जापान ने भी उसका स्वागत किया है। जापान ने भी भारतीय नागरिक जो कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर है उनके लिए वीजा सुविधाएं इजी की है। और जितनी भी सिटीज हैं, बनारस हो गई या गया होगी, उनमें जो कनेक्टिविटी है, जो एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप करने की जरूरत है। और उसमें जापान ने आगे बढ़ के कहा है कि हम उसमें आपको जितनी भरसक सहायता हो हम करेंगे आपको। जी डॉक्टर शमशाद, अभी जो स्थिति है, करंट सिनेरियो जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत का, उसमें जापान की क्या आवश्यकताएं हैं, जरूरतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें, कौन से देश उसके ज्यादा करीब हैं और भारत उसमें किस तरह की भूमिका निभा सकता है? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले हिंदुस्तान और जापान के जो रिश्ते हैं उनमें काफी समानताएं हैं। जैसा अभी कुछ देर पहले आप ट्रेलर चला रहे थे, इसमें आपने बताया कि एक दूसरे के संपूरक हैं। यहाँ एक यूथ आबादी है तो वहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ डिमांड है तो उनके पास सप्लाई है, उनके पास इन्वेस्टेबल कैपिटल है तो हमारे पास हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि पहले हम दो तरफा जो रिश्ते हैं, रिलेशन है, उसको सुधारने की कोशिश करें। बाद में एक मैसेजिंग के लिए, पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए आप ये बोल सकते हैं कि एशिया में जापान और इंडिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इसका एक दूरगामी, एक फ्यूचर में, एक भविष्य में एक मैसेजिंग के लिए मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान और जापान, हिंदुस्तान खासकर डोमिनेट करना चाहते हैं एशियन सिक्योरिटी या आर्किटेक्चर में। वो चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण संतुलन कायम रहे, इसलिए वो जापान की तरफ देख रहे हैं और जापान के साथ सामरिक और डिफेंस जो रिलेशनशिप है उसको भी मजबूत करें। जी, जाहिर है कि अब भारत और जापान के बीच जो संबंध बनेंगे उसमें कौन कौन सी चीजें और उभर कर आती हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। 5 दिनों का दौरा है, लेकिन शुरुआत जिस तरीके से हुई है इसमें काफी कुछ उम्मीदें और बनती दिख रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन होंगे हाजिर। प्रायोजक हैं टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखें। महारानी, आपकी अपनी चाय अब हर गांव, शहर, घर घर।
52 वर्षों से अधिक का अनुभव। महारानी, आपकी अपनी चाय। 9 मिनट हो गए। इंडिया का सबसे तेज गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम ऑन करते ही सिर्फ 9 मिनट में इसका एक्सप्रेस ब्लास्ट मच्छर भगाए सुपर फास्ट। सलमान टेस्ट लेके देखो, मच्छर नहीं काटेंगे। गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम, एक्सप्रेस दम एकदम। कुछ ऐसे ही टप्पा खाते हैं नजमा के अरमान, कभी ऊपर तो कभी नीचे, पर उम्मीद भी है कि 2 कंधे मिल जाएंगे, ये दीवारें लांग जाएंगे। देखिए तुम साथ हो जब अपने, 1 सितंबर से सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी पल पे। तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही तो हो, तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है, बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नट्ठू खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या आप किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं? क्या आपने ये सुना है कि इसका इलाज डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही है? लेकिन ये सच नहीं है। नाउ टेक कंट्रोल ऑफ योर किडनी हेल्थ एंड से गुड बाय टू डायलिसिस। और जानकारी के लिए कॉल करें 9653537575। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में। सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में। खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें। दूर तक निभाएंगे साथ। हम भारत और जापान के बीच समझौते जो हुए हैं इन पर और जो समझौते और होने वाले हैं इन सब पर चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर हमारे साथ खासे मेहमान जुड़े हुए। चर्चा आगे फिर से करने से पहले आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं हम। नरेंद्र मोदी विदेश नीति को लेकर खासे संजीदा हैं, तो वहीं अपने हाव भाव से वो उन नेताओं की कतार में खड़े नजर आते हैं जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल बने और अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। आपके सामने ये 3 तस्वीरें जो 3 बड़े नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को दिखा रही हैं। पहली तस्वीर है मोदी की, जिनका विमान से उतरने का अंदाज, उनका पहनावा सब कुछ खास है और ठसक से भरपूर है। बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी जमाने में इंदिरा गांधी का अंदाज होता था और उनके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी अंदाज होता था। तस्वीरें देखिए, ये बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी की शख्सियत और अंदाज दरअसल उन नेताओं की तरह है जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के स्तर पर आइकॉन माना जाता है। नेहरू रहे हों या फिर इंदिरा, इन दोनों की कूटनीति एक मिसाल रही है और मोदी भी इसी राह पर बढ़ चले लगते हैं। डॉक्टर पंकज, जिस तरीके से ये हाव भाव वाला मसला तो हम लोग देख ही रहे थे, क्या वो जमाना, वो युग फिर से लौट रहा है? देखिए, जो हाव भाव है नरेंद्र मोदी की, वो बहुत ही आशान्वित करती हैं कि वो बढ़ के जापान का हाथ थामना चाहते हैं। और जापान के भी जिस तरह से आए जो लीडर शिंजो अबे, उन्होंने भी ये कहा कि हम आके आपका हाथ थामना चाहते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आप पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जुलाई 2012 में नरेंद्र मोदी जापान गए और ठीक 5 महीने बाद शिंजो अबे जीत गए। अब जनवरी 2014 में शिंजो अबे आए और ठीक 5 महीने बाद नरेंद्र मोदी जीत गए। और दूसरे साथ ही साथ दिलचस्प बात है, दूसरे मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री लकी मानते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए अगर कोई आदमी लकी हो तो उसको एक धन्यवाद करने की एक मंशा होती है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी आश्वस्त दिखे कि मैं जो लेके जा रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, वो सारी मैं जापान में अपनी जो व्यक्तिगत संबंध है अबे के साथ वो मैं अचीव करूंगा। वही गर्मजोशी आपको दिख रही है इन तस्वीरों में। डॉक्टर पंकज,
जापान का नाम आते ही सबसे पहले जहन में, आम लोगों के जहन में भी ये सवाल आता है सीधा सीधा, बुलेट ट्रेन, जिसकी चर्चा, जिसके वादे कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। बुलेट ट्रेन को लेकर किस तरह की तकनीक की बातें हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर आप देखें किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर, अगर इंडिया में देखें तो सबसे बड़ी बात है आपको जमीन जो है वो अधिग्रहण करनी पड़ेगी और बहुत ही जल्दी करनी पड़ेगी, तभी आप बुलेट ट्रेन को चला पाएंगे। और उसके लिए आपको अपने मानदंड भी तैयार करने होंगे, क्वालिटी कंट्रोल्स तैयार करने होंगे, स्पीड लिमिट। आपका कहना है कि जापान तो उसके लिए तैयार है, आपको अंदरूनी तौर पर तैयार होना है, उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन तकनीक के लिए जापान पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर शमशाद, अगर न्यूक्लियर इशू की बात करें तो इसमें किस तरह की मदद, किस तरह की चीजें पूरी हो सकती हैं भारत की जापान के इस दौरे से? देखिए, ये मसला काफी पेचीदा है। 2006 से लेकर आज तक हम हर साल जब प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है तो ये एक अहम मुद्दा होता है, लेकिन ये क्लिंच नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह यह है कि जापान में एक एंटी न्यूक्लियर लॉबी है, वो उसको ब्रॉडर तौर में हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। वो ये कहती है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो विदेशों को नहीं बेची जानी चाहिए। उसके पीछे एक खास जहनियत है उनकी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे बाकी कंट्री। दूसरा मसला ये है कि वो कुछ लोग तो कि दूध का जला मट्ठा फूंक कर। और दूसरा मसला, जब फुकुशिमा का इंसिडेंट हुआ तो कुछ लोग ये कहने लगे कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर का बेचा जाना, ओपियम का बेचा जाना है, कि कभी न कभी कहीं न कहीं कोई त्रासदी होती है, उसके लिए जिम्मेदारी जापान पे होगी। और एक तीसरा तबका है, वो ये कहता है कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रेड होना चाहिए, लेकिन ऐसे कंट्री के साथ नहीं होना चाहिए जिन्होंने भारत के साथ किए हैं। तो वहां ये पेच फंसा हुआ है। वो चाहते हैं कि भारत पहले उसमें शामिल हो और उसके बाद तो क्या वो दूर हो सकती है इस यात्रा में, ये गतिरोध दूर हो सकती है इस बार? मुझे लगता है कि दोनों जो देश हैं उनको अपना दूर का जो हित है उसको देखते हुए कोई मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को अपनी जो एनर्जी है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का जो रेशियो अनुपात है बहुत कम है, 2% के लगभग है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जरूरत है जो जापान से मिल सकती है। और दूसरी चीज ये है कि जापान अपना इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचना चाहता है। उसने सऊदी अरबिया से, यूएई से, जॉर्डन से, वियतनाम से समझौते किए हैं, लेकिन ये ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने एनपीटी पे दस्तखत किए हैं। अब उनका मानना है ये पेच हो सकता है कि इस बार सुलझे, या नहीं तो हम उस दिशा में कुछ आगे बढ़े। डॉक्टर पंकज, और जो मुद्दे हैं, तकनीक का जो मुद्दा है या फिर आर्थिक जो पक्ष है, किस तरह के समझौतों की उम्मीद है और क्या फायदा भारत को मिलेगा, उधर जापान को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले देखिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी वाले एरियाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हमें सख्त से सख्त जरूरत है कि जापानीज टेक्नोलॉजी हमारे आए। उसमें से एक है स्पेस, दूसरा क्योंकि हम क्रायोजेनिक इंजन के हम भी काफी आगे हैं, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो सबसे कम है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी तकनीकी है जो कि हम कहीं और से उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, और जापान उसमें हमारी सहायता कर सकता है, खासतौर पर क्रायोजेनिक इंजन वाले मुद्दे पर लेके। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कई और चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, उस सब में जापान हमसे काफी आगे है। अगर आप देखेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमारा जो लॉस होता है ट्रांसमिशन में वो काफी ज्यादा है, जबकि जापान का सबसे कम है। तो इस तरह से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो टेक्नोलॉजी। दूसरा ये कि अगर आप देखिए तकनीक लाइन लेइंग या रेलवे नेटवर्क्स बनाने की, तो उसमें भी जापान की तकनीक काफी उन्नत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हम देख रहे हैं कि चीन से लगे हुए जो हमारे जितने भी हिस्से हैं उसमें हमें जो सड़कें बनाने हैं उसमें काफी मुसीबतें आ रही हैं। जापान के पास वो तकनीक है जिससे कि वो काफी जल्द से जल्द उन पहाड़ी इलाकों में सड़कें वो बना सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी डॉक्टर शमशाद ने, उन्होंने कहा कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, भूटान हो, नेपाल हो, इसके बाद जापान हो, ये बतलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सद्भाव चाहते हैं और इस तरह से शांति भी चाहते हैं। लेकिन इन सब के साथ अगर इसको थोड़ा सा अलग अगर नजरिए से देखें तो क्या भारत ये चाहता है कि वो एशियाई दादागिरी के तौर पर नहीं, लेकिन एक एशिया की शक्ति के तौर पर उभरे और उसके बाद फिर अंतिम जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर माना जा रहा है अमेरिका, उसके साथ हाथ मिलाने से पहले वो काफी मजबूत स्थिति में हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? डॉक्टर पंकज, बहुत छोटा सा कमेंट आपसे और डॉक्टर शंकर। मेरा ये मानना है कि अभी तक भारत जो चाहता था कि हम सब कुछ देखते रहें, और वो आगे बढ़ के कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, चाहे कोई भी एडवर्सरी हो, तो हम किसी के भी साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। डॉक्टर शमशाद, देखिए, हिंदुस्तान ने अपना एक इमेज बनाया है कि वो एक ताकत के तौर पर उभरा है। जी। तो
तो काफी कंट्रीज हैं उनको उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कभी कुछ अंदरूनी कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और जो असमानताएं हैं बिल्कुल वो सब तो है, लेकिन इसके साथ साथ वो जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वो ये दिखाता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक शक्ति के तौर पर लोगों के बीच मान्यता उसी तौर पर पाएं और बाकी देश भी हमसे उसी तरह से ट्रीट करें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद डॉक्टर पंकज झा और डॉक्टर शमशाद खान, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का जो जापान और भारत के बीच के रिश्तों को आपने बेहतर तरीके से समझा, इस खास पेशकश में इतना ही।